भेज दूंगा, तो चेक करके फिर आगे भेजिएगा, ठीक है। बल्कि आप चेक कर लीजिएगा ना कि आज तक कितने हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज ही कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूँगा टैली करके। तो फिर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डेबिट क्रेडिट इक्वल, हाँ जी, कल हमने बात की थी करंट टैक्स की कैलकुलेशन की। IAS 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है। दो चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। एक हमने करंट टैक्स देखा था और दूसरा ओवर एस्टीमेट अंडर एस्टीमेट पे बात की थी। और एक क्वेश्चन आपको दे दिया था करने के लिए, वो था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की क्या पोजीशन है, उसमें से 3-4 पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर दिए थे। मिड का सॉल्यूशन अपलोड करा दें, मिड का सॉल्यूशन। अभी कहता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ करंट टैक्स की कैलकुलेशन करनी थी, बाकी नहीं, सिर्फ करंट टैक्स की कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट करवा दें जी, कर देता हूँ अभी। ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, कोई प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में? अच्छा अच्छा जी, जो इंस्ट्रक्शंस है ना पैक की तरफ से, वो ये है कि आप LMS पे जाके वहाँ से जो है ना वो ज्वाइन किया करें क्लास को। तो अगर कोई चेंज हो तो वो आपकी आईडी में आके पड़ा होता है कि आप इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए जब आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस यही है कि वहीं से किया करें। तो जो भी कोई आईडी चेंज हो वो आप वहाँ से ज्वाइन करेंगे, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो बस मेरा ख्याल है ये इशू आता है। चलें खैर, लें जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 ये है और इंफॉर्मेशन इसकी सारी यहाँ पे दी हुई है। पॉइंट नंबर 5 पूछा है। सबसे पहले प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट जो है उसकी लाइफ है 10 इयर्स अकाउंटिंग में, ठीक है। और प्लांट की वैल्यू क्या है? प्लांट की वैल्यू है 21,000। मेथड जो है इस पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इस प्लांट को खरीदे हुए हो गए हैं 3 साल। इसका मतलब इस पे 3 साल की डेप्रिसिएशन लग चुकी है। इस पे जो है वो 3 साल की डेप्रिसिएशन जो है वो लग चुकी हुई है। चेक कर लेते हैं कितनी डेप्रिसिएशन लग गई। कॉस्ट 100, प्लांट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने साल की? 3 साल की, ठीक है। 10%, जब 10 साल लाइफ है तो वो 10% रेट निकलेगा। 1/10 इंटू 100 करें तो इट बिकम्स 10%। 10% जो है वो डेप्रिसिएशन का रेट है स्ट्रेट लाइन पे। तो 10% डेप्रिसिएशन है और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। आप कैलकुलेट करें, वो बनता है 30। तो बुक वैल्यू आ गई 70। इस वक्त बुक वैल्यू है 70, जो कि 21,000 के बराबर है। 21,000 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करें तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 30,000, ठीक है। और अगर हम अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन की बात करें, हमने तो सिर्फ 1 साल की बात करनी है, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो बनती है 3,000 पर एनम। चेक कीजिए जनाब, ये ठीक हो गया। ये भी अकाउंटिंग की बात की है हमने। अब इसके बाद हम टैक्स की बात करते हैं। टैक्स पर्पस के लिए क्या कहा हुआ है? टैक्स पर्पस के लिए उसने कहा कि 35% लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो अब टैक्स के मुताबिक देख लेते हैं कि क्या डेप्रिसिएशन आएगी। अब टैक्स के लिए हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी, तो हमें ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर हम तीसरे साल पे जो है वो पहुंच सकेंगे। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ये ईयर 3 जो है ये करंट ईयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। करंट ईयर ये हमारा तीसरे वाला। टैक्स पर्पस के लिए अब हम बात कर रहे हैं टैक्स डेप्रिसिएशन, और वो कितने पे लगानी है? वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगानी है, और रेट भी दिया हुआ है 35%। लो जी, पहले साल कॉस्ट पे लगाएंगे 30,000 इंटू 35%। बता दें क्या आता है। जी फरमाइए। हाँ जी, पहले साल में आता है 10,500। ये 10,500 आ गया। फिर माइनस करेंगे 30,000 में से 10,500, उस पर रेट लगाएंगे तो वो आ गया 6825। फिर 10,500 6825 दोनों माइनस करेंगे तो ये आ गया 4436.25। 4436 कर लें। बताइए रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, जो कि इंट्रो में भी करते हैं, जो कि FR1 में भी करते हैं। तो करना क्या हमने? ये हमने ऐड बैक करना है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, और ये टैक्स की डेप्रिसिएशन करंट ईयर की हमने तो 1 साल का सिर्फ निकालना है टैक्स, तो ये माइनस कर देनी।
ये थी प्लांट की डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट पूछा? पॉइंट नंबर 5 शायद पूछा था किसी ने। पॉइंट नंबर 5 में क्या बताया हुआ है? पॉइंट 8 बी लीज डेप्रिसिएशन का। हाँ जी, पॉइंट 8 बी कर लेते हैं। पॉइंट 5, 8, 9 ये ले मैं निशान लगा लेता हूँ सबको। 8 भी देखेंगे, 9 भी देखेंगे, और भी कोई पॉइंट है तो बता दें। चलिए, पॉइंट 5 में कहा हुआ है डेटर्स आर नेट ऑफ अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹40,000 विच वाज ओनली मेड ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान जो है वो 40,000 की जो है वो हमने प्रोविजन की है, बस यही बताया हुआ। बैड डेट्स आर अलाउड फॉर टैक्स पर्पजेज ऑन व्हेन टैक्स पर्पजेज व्हेन एक्चुअली रिटन ऑफ। जब राइट ऑफ करते हैं तब जो है वो हम टैक्स पर्पज के लिए बैड डेट्स को एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोविजन को ऐड बैक करना है और एक्चुअल बैड डेट्स को माइनस करना है। अब वो पहले साल पहली दफा बात कर रहा है, वो कह रहा है डेटर्स पे प्रोविजन की हमने जो कि ड्यूरिंग द ईयर ही हुई। इसका मतलब है अभी कोई बैड डेट्स नहीं हुए, सिर्फ 40,000 की एक प्रोविजन कर रखी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको 40,000 की प्रोविजन को ऐड बैक कर देंगे इनएडमिसिबल। कोई एक्चुअल बैड डेट्स होते तो वहां माइनस कर देते। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो ऐड बैक होगा और एक्चुअल बैड डेट्स जो है वो माइनस होंगे। ये ऐड बैक हो जाना है, ये माइनस हो जाना है। तो 40 जो है वो ऐड बैक हो जाएगा, माइनस कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर जो है वो 8, डेप्रिसिएशन ऑन लीज व्हीकल इज 525,000 रुपीज। हमने पहले 1000 में लिखे हुए, तो हमें जब इस तरह की सिचुएशन हो तो ये 0 ना काट देने चाहिए ताकि हम गलती ना करें। पीछे ₹1000 में दिए हुए, तो ये जहां भी कहीं 0 आ रहे हैं ना, ये 0 जो है ये फौरन काट देने चाहिए ताकि हम लिखते हुए गलती ना कर जाएं जब हम राउंड करके फिगर लिख रहे होंगे। ठीक है, ये सवाल में फौरन ये काम कर लेना चाहिए। ये सारे 0 हमने काट दिए। चलें जी। हाँ जी, पॉइंट नंबर 8, डेप्रिसिएशन ऑन लीज व्हीकल ड्यूरिंग द ईयर इज 5,25,000। हम जो है 5,25,000 जो है उसको ऐड बैक कर देंगे। करते क्या है लीज के केस में? लीज के केस में डेप्रिसिएशन ऑन आरओयू एसेट ये भी और फाइनेंस चार्ज भी, ये दोनों ऐड बैक हो जाते हैं। टैक्स वाले ये अलाउ नहीं करते और इसकी बजाय अलाउ क्या करते हैं, लीज रेंटल्स। और लीज रेंटल्स कौन से? पेड। कोई पेबल होगा तो वो भी अलाउ नहीं होगा। लीज रेंटल्स पेड। तो जितने लीज रेंटल पे कर दिए वो टैक्स वाले आपको अलाउ कर देते हैं एडमिसिबल। ठीक है, तो 525 जो है वो ऐड बैक कर देंगे। इसके अलावा कहीं और भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी किसी और पॉइंट में। ये 298 इंटरेस्ट है और 525 जो है 298 के भी ये 0 काट दिए। ये कल हमने डिस्कस किया था। 298 भी ऐड बैक हो जाएगा और 525 भी ऐड बैक हो जाएगा। 525 भी ऐड बैक और 298 भी ऐड बैक। उसकी बजाय रेंटल कितना था? 638 था शायद। ठीक है, तो 638 रेंटल अलाउ हो जाएगा। ये कैसे निकाला था? ये 298 प्लस 350 करके।
पॉइंट नंबर 8। हाँ जी, पॉइंट नंबर 9 है, एडवांस टैक्स रिप्रेजेंट्स एक्सेस पेमेंट विच वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर when assessment order regarding 2018 was received during the year. The accountant booked it as a prepayment of tax. इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। आपको एक बात का पता होगा कि हमने टैक्स देना होता है। टैक्स हम कैसे देते हैं? सबसे पहले टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आ रहा होता है। इन चीज़ों को वो सवाल में वो इसको डिस्कस नहीं करता, लेकिन वैसे हम इस पे बात कर लेते हैं कि हम टैक्स की पेमेंट किस तरह कर रहे होते हैं। हम जो है वो एक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, वो पैसे दे रहे होते हैं। वो दे क्या रहे होते हैं? वो हमारे पैसे काटे जाते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। फिर उसके अलावा साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स भी देते हैं एडवांस टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये हमने कितने पैसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो गई, कितना एडवांस टैक्स दे दिया 4 इंस्टॉलमेंट्स में, और कितना हमारा टैक्स बनता है, ये दोनों निकाल के बाकी जो डिफरेंस होता है वो हम रिटर्न के साथ पे कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई लिंक नहीं है, हमने सिर्फ करंट टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। बस हमें इतना कहा जाता है कि आप करंट टैक्स की कैलकुलेशन कर दें, तो हम करंट टैक्स की कैलकुलेशन करके उसकी एंट्री पास कर देंगे। इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। वो टैक्स की एडजस्टमेंट्स कितना दे दिया, कितना नहीं दे दिया, कितना बाकी रह गया, वो हमें सवालों में इसके बारे में जो है वो बात नहीं करता, लेकिन तरीका ये होता है। तो अभी हम कर रहे हैं करंट टैक्स की कैलकुलेशन, तो इसलिए पॉइंट नंबर 9 ने करंट टैक्स की कैलकुलेशन में कहीं पे भी नहीं आना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, तो बताएं, सवाल हो गया, बाकी सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका ज़रा कि क्या जवाब है और आपने क्या जवाब निकाले हैं। इस क्वेश्चन में और भी बातें हैं जो करनी है, लेकिन अभी सिर्फ जो हमने करना था वो करंट टैक्स की कैलकुलेशन करनी थी, बाकी बातें भी हमने नहीं डिस्कस की और आज करेंगे भी नहीं हम, ठीक है। ये कैलकुलेशन करनी थी, ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, उस पर रेट लगाया, ये करंट टैक्स आ गया, दैट्स इट। $2018 का टैक्स रेट क्यों गिवन है? फिलहाल हमें नहीं चाहिए, हमने जो काम करना था वो तो 2019 का ही टैक्स रेट लगाया ना, तो बस 2019 का टैक्स रेट लगाएं, काम खत्म, ठीक है। 2018 का क्यों दिया हुआ है वो हम बात करेंगे बाद में। अच्छा जी, रेंटल अलाउड है तो सर इंटरेस्ट क्यों ऐड किया है 298? हमें इंटरेस्ट अलाउड नहीं है ना, इसलिए, ठीक है, हमें इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने जो है वो इंटरेस्ट भी ऐड बैक करना है और फाइनेंस चार्ज भी ऐड बैक करना है। तो ये दोनों चीजें हमने ऐड बैक कर दी, ये दोनों चीजें ऐड बैक कर दी, ये दोनों चीजें अलाउड नहीं है। उसकी बजाय हमें एक्चुअल रेंटल पेड अलाउड है, तो ये एक्चुअल रेंटल पेड हमने माइनस कर दिया। फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस भी अलाउड नहीं है और जो आरओयू एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो भी अलाउड नहीं है, दोनों को ऐड बैक कर दिया। अलाउड क्या था? एक्चुअल रेंटल पेड, तो एक्चुअल रेंटल पेड जो है वो माइनस कर दिया।
हमारा रेंटल क्या होता है? रेंटल होता है जिसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है फाइनेंस चार्ज। रेंटल को हम खुद स्प्लिट किया करते थे। हाँ जी, ठीक है। इसमें जो है वो एक फाइनेंस चार्ज होता है और प्लस प्रिंसिपल होता है। रेंटल जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल नहीं होता। रेंटल में दो चीजें होती हैं, फाइनेंस चार्ज प्लस प्रिंसिपल। ऐसा ही होता है ना, लीज पढ़ लिया हमने। तो 350 जो है वो है प्रिंसिपल और 298 है फाइनेंस चार्ज। तो अगर हमने रेंटल की अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो इन दोनों को प्लस ही करेंगे ना। 298 प्लस 350, तो ये कितना बन गया? 638। ये रेंटल है। 340 है जो भी दिया हुआ है सवाल में। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 340 दिया हुआ था। वो जो भी होगा। हाँ जी, ये दिया हुआ 340, 340 और ये 298। ये नहीं जी, 340 राइट हो गया। तो रेंटल चूंकि नहीं दिया हुआ था, उसने दो अमाउंट्स अलग अलग बता दी, तो हमने खुद से उनको जमा करके रेंटल निकाल लिया। तो फाइनेंस चार्ज कौन है जो डिसअलाउड है? हाँ है, फाइनेंस चार्ज ये लिखा हुआ है 298 इंटरेस्ट। ये 298 इंटरेस्ट है, ये फाइनेंस चार्ज ही तो है। असल में सवाल में उसने किया क्या, बजाय वो रेंटल अलहदा बताता, फाइनेंस चार्ज अलहदा बताता, उसने कहा ये प्रिंसिपल है, ये फाइनेंस चार्ज है। ठीक है, ये उसने बताया हुआ। उसने कहा 3,40,000 रुपया प्रिंसिपल दिया हमने और 298,000 हमने इंटरेस्ट दिया, यानी रेंटल हमने पे किया 638,000 का। तो 638 हमें अलाउड है एज एक्सपेंस टैक्स के मुताबिक। और हमने अकाउंटिंग में इसको कैसे लिखा होगा? अकाउंटिंग में हमने लिखा होगा लायबिलिटी डेबिट 340 और 298 इंटरेस्ट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया होगा। हाँ जी, मार्कर को क्या हुआ है? मैं मोटा मार्कर इसीलिए लिख रहा हूँ कि मोटा सवाल पूछा है तो उसके लिए मोटा मार्कर ही लिखना है ना। आपको नजर तो ठीक आ रहा है ना, तो आप परेशान क्यों होते हैं? एंजॉय किया करें पढ़ाई को। ये लें रेंटल। हाँ जी बताएं, अंडरस्टैंड? चलें जनाब, अच्छी बात हो गई। ले जनाब, हम वापस जो है वो
मार्कर को ठीक कर लेते हैं। इसको क्या हुआ भाई? लो जनाब, और कोई पॉइंट इसमें? अब हम डिस्कस करने लगे हैं डेफर्ड टैक्स, लेकिन डेफर्ड टैक्स से पहले ट्रांसपेरेंसी कहते हैं रिड्यूस करें। हाय, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए, आप कह रहे हैं रिड्यूस करें, इसका मतलब है आप भी हुकूमत के साथ ही मिले में। चलें कोई बात नहीं, खैर है, ट्रांसपेरेंसी को सेट कर दें। हाँ बिल्कुल सही है, अपने अपने जो है वो पॉलिसीज के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी को जो है वो सेट कर दिया जाए, यानी कि अपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी की जो है वो डेफिनेशन बना ली जाए। लो जनाब, पहले बात करते हैं टैक्स बेस की, उसके बाद हम डेफर्ड टैक्स की बात करेंगे। सबसे पहले टैक्स बेस क्या होती है? टैक्स बेस जो है वो होती है वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी एज पर टैक्स लॉस। टैक्स वाले जो फरमाते हैं उनके फरमान के मुताबिक हमारे एसेट की वैल्यू क्या है, उसे कहते हैं टैक्स बेस। पहली बात, ठीक हो गया। दूसरी बात, डेफर्ड टैक्स होता क्या ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम थोड़ी सी बात लिख लेते हैं। डेफर्ड टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टेम्पररी डिफरेंसेस। टेम्पररी डिफरेंसेस कौन से टेम्पररी डिफरेंसेस? कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस करके जो डिफरेंस आएंगे वो कहलाएंगे टेम्पररी डिफरेंस। कैरिंग अमाउंट क्या चीज है? जो बैलेंस शीट में फिगर्स आ रही हैं, कैरिंग अमाउंट अपीयरिंग इन एसओएफपी, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कहते हैं अकाउंटिंग वैल्यूज को। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी अपीयरिंग इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अब हम एसेट और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं इस वक्त। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को भूल गए हैं फिलहाल। प्रॉफिट एंड लॉस से करंट टैक्स कैलकुलेट होता है और बैलेंस शीट की हेल्प से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होता है। आज हम डेफर्ड टैक्स का नाम लेते जाएंगे और देखेंगे, अगर टाइम मिला तो डेफर्ड टैक्स की पे बात करेंगे क्या होता है, वरना कोशिश करेंगे आज हमें टाइम ना ही मिले कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है, ठीक है। फिर कल उस पर बात करेंगे, लेकिन उसका नाम आज हम बार बार लेंगे ताकि हम थोड़ा सा यूज टू जो हो जाए ना, हमें पता लग जाए अच्छा डेफर्ड टैक्स भी कोई शय है, ठीक है। बात चीजें होती हैं उनका नाम बार बार लें तो वैसे ही समझ आ जाता है कि ये फलां चीज है। अच्छा जी, चलें, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो डेफर्ड टैक्स जो है वो टेम्परेरी डिफरेंसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। और टेम्परेरी डिफरेंसेस कैसे निकाले जाते हैं? वो कैलकुलेट किए जाते हैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दोनों को कंपेयर करके, ठीक है।
टेम्परेरी डिफेंसेस आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग, लिख लें ये एक पॉइंट, टेम्परेरी डिफेंसेस आर कैलकुलेटेड by comparing carrying amount of tax base of assets, carrying amount and tax base of assets and liabilities. तो हम जो है वो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर करके कैलकुलेट कर लेते हैं टेम्परेरी डिफेंसेस। तो हमें ये तो पता चला ना कि टेम्परेरी डिफेंसेस कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं हम जरा किताब पे। बुक होगी आपके पास, उसका पेज नंबर ओपन कर लें आप। (107) टैग की किताब, पेज 107। निकाल लिया जी पेज 107। ले जनाब, एग्जाम्पल है, लिखा हुआ टैक्स बेस ऑफ एसेट्स एग्जाम्पल। ए पार्ट, ए मशीन कॉस्ट 100। एक मशीन है, 100 उसकी कॉस्ट है। टैक्स बेस की ना एग्जांपल्स डिस्कस करने लगा हूं। उसकी कॉस्ट है 100 और इसके साथ ही बताया हुआ है फॉर टैक्स पर्पस डेप्रिसिएशन ऑफ 30 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन द करंट एंड प्रायर पीरियड्स। टैक्स के मुताबिक उस पे डेप्रिसिएशन अब तक कितनी बन गई, एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन वो है 30, माइनस कर दें तो कितना बन गया 70। ठीक है, मशीन की कॉस्ट 100, उस पे अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुकी 30, माइनस किया तो 70 आ गया। ये 70 क्या है? ये है वैल्यू ऑफ एसेट एज पर टैक्स, इसे कहेंगे टैक्स बेस। बताइए कोई इसमें मुश्किल बात तो नहीं है? पहली एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, interest receivable has a carrying amount of 100. इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। अकाउंटिंग में हमने क्या किया है, हमने लिखा इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 100। लगता है किसी ने काफी शिद्दत से याद किया। अच्छा जी, चलें शिद्दत से क्या याद करना, दोपहर घर जाने रोटी लैके जानी होगी और की,
रोटी पकी नहीं होनी बस। अच्छा चल खैर। एक मिनट जरा, मैं पूछना रोटी ले जानी है और तो नहीं कोई मसला है। जी जनाब, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये एंट्री की हमने अकाउंटिंग में। टैक्स वाले क्या कहते हैं, रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड ऑन अ कैश बेसिस। टैक्स वाले जो है वो इसको अभी इनकम नहीं मान रहे। वो कहते हैं जब आपको मिलेगा ना पैसा, कैश मिलेगा, तो फिर ये इनकम होगी, फिलहाल ये इनकम नहीं है। तो क्या टैक्स वाले ये एंट्री मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, ये बता दें आप। टैक्स वाले की एंट्री नहीं मान रहे, वो कहते हैं नहीं अभी कोई एंट्री नहीं। तो टैक्स बेस फिर क्या बनेगी इंटरेस्ट रिसीवेबल की। टैक्स वालों के मुताबिक इंटरेस्ट रिसीवेबल अभी है ही नहीं, तो टैक्स बेस नील होगी। टैक्स बेस जो है वो नील हो जाएगी। अच्छा, अब एक छोटी सी बात हम लिखते हैं कि जहां कहीं टैक्स वाले कह देंगे ना ये आइटम कैश बेसिस पे है, कि ये आइटम जो है ये कैश बेसिस पे है, तो वहां पे टैक्स बेस हमेशा क्या होगी, नील होगी। ये याद रखना हमने, चाहे वो एसेट की बात हो और चाहे वो लायबिलिटी की बात हो, टैक्स बेस जीरो। तो ये एक आइटम याद रखना हमने, कैश बेसिस पे अगर कोई चीज कही जाएगी टैक्स में, तो उसकी टैक्स बेस हमेशा जीरो ली जाएगी, वो जीरो होगी हमेशा। आगे बात करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। 100 रुपए के ट्रेड रिसीवेबल लिखे हुए हैं, यानी कि एंट्री की हुई है क्या, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। एंट्री की हुई है क्या, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट 100। इससे आगे क्या लिखा है, द रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्स वालों ने इस रेवेन्यू को टैक्स में, टैक्सेबल प्रॉफिट में शामिल कर लिया। तो क्या मतलब है कि टैक्स वाले ये एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस एंट्री को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, बता दें। पहले तो नहीं मान रहे थे ना, अब मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। टैक्स वाले कहते हैं जी हाँ ठीक है, ठीक है जी मान रहे हैं, तो इसका मतलब है टैक्स में भी ये एंट्री हो गई, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 100। टैक्स वालों ने भी इसको एसेट लिख लिया, तो टैक्स बेस कितनी है 100। टैक्स वाले भी वही काम कर रहे हैं जो हमने किया, तो टैक्स बेस इसकी हो गई 100, 100। यानी ये ऐसा आइटम है जिसमें फर्क नहीं आया, जो हमने किया वही टैक्स वालों ने किया, तो इसमें टैक्स बेस 100 आ गई। 3 एग्जांपल्स हमने कर ली, इन तीनों एग्जांपल्स को दोबारा देखें, अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम अगली एग्जांपल की बात करेंगे।
जी, तीनों आइटम्स को एक दफ़ा देख लें। ले जी, नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। डी, डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडी हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। पॉइंट आई रिपीट कर दें, आई पॉइंट तो है ही कोई नहीं। हाफिज नासिर साहब, आई पॉइंट कौन सा है? पॉइंट आई तो कोई भी नहीं है, हमने तो ए बी सी की हैं, हमें तो ए बी सी आती है, गिनती तो नहीं आती है। अच्छा, पॉइंट ए, पॉइंट ए में बताया हुआ था कि मशीन की कॉस्ट है 100। किताब है ना आपके पास, उसमें लिखा हुआ मशीन की कॉस्ट 100 है, और टैक्स के मुताबिक जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, टैक्स डेप्रिसिएशन, वो बनती है 30। माइनस किया तो ये जो 70 निकला, ये टैक्स बेस है। बस अगर हम अकाउंटिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे कॉस्ट में से, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? वो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, राइट। ले जी, अब डी की बात करते हैं। डी में क्या हुआ? डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडी। ये सी था, अब डी की बारी आ गई। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट 100 रुपया। टैक्स वाली क्या कह रहे हैं? द डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल। आज के लिए या हमेशा के लिए? बताएं, आज के लिए कि हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। उन्होंने कहा भाई ये टैक्सेबल नहीं है, मौज करो, इस इनकम पे कभी टैक्स नहीं लगना। ठीक है, इस इनकम पे कभी टैक्स नहीं लगना। तो आप मुझे बताएं, हमने कहा कि कैलकुलेट करते हैं डेफर्ड टैक्स किस पे? टेम्परेरी डिफरेंस पे। अगर परमानेंट डिफरेंस हो, हाँ जी, तो फिर उस पे कोई डेफर्ड टैक्स बनेगा? सवाल ये पूछा आपसे मैंने कि अगर परमानेंट डिफरेंस हो तो क्या उस पे कोई डेफर्ड टैक्स बनेगा? एग्जेम्प्ट इनकम, ये परमानेंट डिफरेंस है, हाँ ना? वो कह रहा है ना कि ये टैक्सेबल नहीं है, तो कभी भी नहीं है। ये तो नहीं कहा कि आज नहीं है कल को हो जाएगी, उसने कहा ये टैक्सेबल है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये हमेशा के लिए है। जब एक ही उसने कहा दिया ये नहीं है, कभी भी नहीं है टैक्सेबल, तो फिर जो है ये हमेशा के लिए। हाँ जी, तो परमानेंट डिफरेंस जो है उस पर कोई डेफर्ड टैक्स नहीं बनना। तो परमानेंट डिफरेंस के केस में टैक्स बेस जो होगी विल बी रिटर्न इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। ठीक है, टैक्स बेस जो है उसको हम खुद कैरिंग अमाउंट के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, नो डेफर्ड टैक्स इज पेड ऑन, नो डेफर्ड टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन परमानेंट डिफरेंसेस। ठीक है, इसके साथ लिख देता हूं, इन केस ऑफ परमानेंट डिफरेंस नो डेफर्ड टैक्स विल बी कैलकुलेटेड। डेफर्ड टैक्स होगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका हमें डिफरेंस लिखना ही नहीं चाहिए। इसका डिफरेंस हमें लिखना ही नहीं चाहिए। तो इसकी टैक्स बेस हम खुद 100 लिख देंगे ताकि कोई फर्क ना आए। हमने आगे फर्क निकालना होता है ना, डिफरेंस निकालना होता है, टेम्परेरी डिफरेंस। मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन करते कैसे हैं। आज हम करेंगे नहीं कैलकुलेशन, आज सिर्फ बस ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पे थोड़ी सी बात करेंगे। ये समझ आ गया ना, तो फिर कल हम डेफर्ड टैक्स पे इंशाल्लाह बात करेंगे, फिर वो भी समझ आएगा। हमने लिखा कैरिंग अमाउंट, मशीनरी की कैरिंग अमाउंट जो भी होगी, टैक्स बेस 70 है, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस आ जाएगा। फिर हमने लिखा इंटरेस्ट रिसीवेबल
100 उसकी टैक्स बेस नील है, उसका फर्क आएगा 100। फिर हमने कहा डेटर्स में जो हमने किया वही टैक्स वालों ने किया, उसमें फर्क ही कोई नहीं है, डिफरेंस नील आ गया। फिर हमने लिखा डिविडेंड रिसीवेबल। अब डिविडेंड रिसीवेबल जो है, और ये डिफरेंस हम कौन से लिख रहे हैं? टेम्परेरी डिफरेंस। ये डिफरेंसेस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये टेम्परेरी डिफरेंस दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं कल बात करेंगे, आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं डिफरेंस की। तो हमने डिविडेंड रिसीवेबल लिखा 100, यहां पे हम चाहते हैं 0 आए, डिफरेंस आए ही ना, तो फिर हमें टैक्स बेस में खुद से 100 लिखना पड़ेगा। तो जहां पे परमानेंट डिफरेंस आ जाए वहां पे हम खुद से टैक्स बेस को कैरिंग अमाउंट के बराबर लिख देते हैं। अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। आखिरी पॉइंट है ई। ए लोन रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। एक लोन है 100 रुपए का। द रीपेमेंट ऑफ द लोन विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस। टैक्स खामोश है, नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस। उसमें टैक्स अप्लाई ही नहीं करता, कुछ कहता ही नहीं है, टैक्स इस बारे में बोलता ही नहीं, बात ही नहीं करता। तो जब नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस हो तो उस केस में भी कोई डेफर्ड टैक्स नहीं होता। डेफर्ड टैक्स आना सिर्फ उस वक्त है जब डिफरेंस होगा, टेम्परेरी डिफरेंस होगा तब आएगा, उसके अलावा डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा। ले जी, नो डेफर्ड टैक्स इज कैलकुलेटेड। तो जब हम कहीं डेफर्ड टैक्स नहीं निकालना तो फिर इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी हम टैक्स बेस को कैरिंग अमाउंट में के बराबर लिखेंगे। तो ये दो बातें बड़ी हैं, हम आपको बता दी, परमानेंट डिफरेंसेस और नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। इन दो केसेस में टैक्स बेस को कैरिंग अमाउंट के बराबर लिख लेते हैं। याद जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये बड़ी अहम बातें हैं। ये बातें अगर आपकी पक्की हो गई ना तो अगले सवाल जो है वो फिर ठकाठक चलते जाएंगे। तो अब इस पार्ट में कहा हुआ है कि लोन रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, रीपेमेंट ऑफ द लोन विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस। तो हम कहेंगे लोन रिसीवेबल की टैक्स बेस 100 है, बराबर लिख देंगे उसके, क्योंकि यहां भी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लोन रिसीवेबल दिया हुआ है 100, तो हम टैक्स बेस 100 लिख देंगे ताकि कोई डिफरेंस ना आए। 5 एग्जांपल्स हो गई, इन पांचों में कोई बात।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है 1 कर दीजिए, अभी करना है क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, और इसका भी ए पार्ट करना है, सिर्फ बी अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ए पार्ट। और ए पार्ट में क्या करना है, टैक्स बेस ऑफ एसेट इन ईच केस बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दीजिए। 2-3 मिनट हैं आपके पास, कर दें, शाबाश। नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस मीन नो डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एट टैक्स बेस। यस यू कैन से लाइक दिस, बिल्कुल सही, कि फर्क ही नहीं है। नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस का मतलब है इसमें फर्क ही नहीं है, तो फिर टैक्स बेस को कैरिंग अमाउंट के बराबर कहें, उसके बराबर लिखें। सलमान साहब ने कोई बात पूछी है कि हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन में इनको स्किप कर दें। अभी तो हमने डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन की बात ही नहीं की है। और अगर आपको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन की पता है कैसे करते हैं, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें कल तक के लिए। कल हम बात करेंगे तो फिर ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। वैसे आपके सवाल का जवाब है यस। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 से 3 मिनट में ये हो जाना चाहिए सवाल, छोटा सा सवाल है। हाँ जी, सवाल हो गया कंप्लीट। हाँ जी, इसका पॉइंट नंबर 6 7 8 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 5 तो वही है सेम, सिर्फ अमाउंट्स का फर्क था। नंबर 6, booked dividend income receivable of 500,000 dividend income is taxed on cash basis। खत्म हो गई बात, जब कैश बेसिस कह दिया तो टैक्स बेस नहीं हो गई। पॉइंट नंबर 6 में टैक्स बेस नहीं। पॉइंट 7, paid rupees 250,000 as prepaid rent, tax authorities allow rent as expense on cash basis। अगेन कैश बेसिस कह दिया, टैक्स बेस नहीं हो गई। आप देखें ना, अकाउंटिंग में तो हमने उसे कहा कि ये हमारा एसेट है, टैक्स वाले उसे एक्सपेंस में लिखेंगे, बस खत्म हो गई बात।
टैक्स वालों के मुताबिक वो एसेट नहीं है, जीरो वैल्यू होगी। क्लियर? पॉइंट नंबर 8, ABC Limited operates a fertilizer plant at Gadoon. Gadoon is tax-free zone and income earned there is tax-free. जो वहां पे इनकम अर्न करते हैं वो टैक्स फ्री है, तो टैक्स अभी अप्लाई ही नहीं हो रहा, नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस। 50 बिलियन के एसेट है माशाल्लाह, 50 अरब रुपये के, तो 50 बिलियन की टैक्स बेस जो है वो 50 बिलियन ही होगी, राइट? वापस चलते हैं पेज नंबर, अच्छा पेज 107 पे एक टेबल बना हुआ एग्जाम नोट, वो टेबल बहुत अच्छा है, उसको आप पढ़िएगा, उसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं पेज 108 पे। पेज 108 पे है टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटीज, उसकी एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल ए, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड अक्रूड एक्सपेंसेस विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, कैरिंग अमाउंट 100 की लायबिलिटीज, रिलेटेड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस ऑन अ कैश बेसिस, कैश बेसिस, वो भी इसको लायबिलिटी मान ही नहीं रहे, वो कहते जब कैश पे करेंगे ना फिर देखी जाएगी, तो 100 की टैक्स बेस क्या होगी? नील, कैश बेसिस कह दिया, टैक्स बेस नहीं लोगे। ए पार्ट। बी पार्ट की बात करते हैं, कैश बेसिस का तो बड़ा आसान है, जहां कैश बेसिस और टैक्स बेस नहीं। बी, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे हमने एडवांस में ले लिए, लायबिलिटी लिख दिया हमने। अच्छा जी, टैक्स वाले क्या करते हैं? रिलेटेड इंटरेस्ट रेवेन्यू वाज टैक्स ऑन अ कैश बेसिस, वो उसको कैश बेसिस पे जो है वो टैक्स बनाएंगे, उस पे लगाएंगे टैक्स कैश बेसिस पे, तो वो इसको अभी इनकम में ले जाएंगे, वो इसको लायबिलिटी नहीं मानेंगे, ठीक है, वो इसको लायबिलिटी नहीं मानेंगे। तो टैक्स बेस नील हो गई। सी में लिखा हुआ करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एग्रीगेट एक्सपेंसेस विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, हमने लायबिलिटी लिखी हुई है, द रिलेटेड एक्सपेंस हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस, रिलेटेड एक्सपेंस जो है वो टैक्स पर्पस के लिए उन्होंने भी डिडक्ट कर लिया, यानी कि उन्होंने भी इसको जो है वो एक्रूड लायबिलिटी मान लिया। टैक्स बेस 100, जो काम हमने किया वही टैक्स वालों ने किया, सेम। टैक्स बेस 100। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये हमने पहले भी बात की, फाइन पेनल्टी जो है वो कभी अलाउ करते ही नहीं है। विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, वो नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस कभी भी अलाउ नहीं होगी, तो जो परमानेंट डिफरेंस है वहां पे टैक्स बेस जो है वो कैरिंग अमाउंट के बराबर आ जाती है, कैरिंग अमाउंट के बराबर लिख देंगे 100 टैक्स बेस। आखिरी पॉइंट, लोन पेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, रीपेमेंट ऑफ द लोन विल हैव नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस, अगेन टैक्स बेस को कैरिंग अमाउंट के बराबर लिख देंगे। हाँ जी, आसान ही है ना। बी पार्ट, बी पार्ट कर दें जी 2 मिनट में, पहले 5 वही हैं, उसके बाद 6, 7, 8, 9 ये 4 नए हैं, लेकिन आप पहले 5 को भी एक दफा देख लें जल्दी से, तो फिर 6, 7, 8, 9। और आज आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ पेज नंबर 108 पे जो आगे फिर टेबल बना हुआ एग्जाम नोट, उस टेबल को भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करंट टैक्स निकालना है आज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का करंट टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दोनों साल का मेरा ख्याल मांगा हुआ है, कंपैरेटिव फिगर्स भी कहा हुआ है, तो दोनों साल की कैलकुलेशन करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, पार्ट का 4, ए पार्ट के 4 में क्या लिखा है, रिसीवेबल डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडी हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 5000, डिविडेंड्स आर नॉट टैक्सेबल, परमानेंट डिफरेंस है, टैक्स वाले कहते हैं इस पे टैक्स लगना ही नहीं है,
परमानेंट डिफरेंस है, फॉर एवर टैक्स नहीं लगना, तो टैक्स बेस 5000 लिख देंगे, ए पार्ट का चौथा पॉइंट। हाँ जी, पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। प्रोविजन ऑफ ₹1140 million वाज मेड फॉर एनवायरमेंटल डैमेजेस, टैक्स अथॉरिटीज अलाउ सच एक्सपेंसेस ऑन पेमेंट। टैक्स बेस नील हो जाएगी, कैश बेसिस की बात कर दी, टैक्स बेस 0। ₹18 million was received by the company as advance payment for future supply of goods, tax rules, tax revenue on cash basis। कैश बेसिस की बात कर दी, फिर टैक्स बेस जो है वो नील हो गई। Current liabilities include interest payable of ₹240 million. Interest is taxed on accrual basis। accrual basis तो टैक्स वाले भी उसी को वैसे ही करते हैं, 240 ही होगी टैक्स बेस इसकी, क्योंकि जो काम हमने किया वही सेम काम टैक्स वाले कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। आखिरी पॉइंट, liabilities, long term liabilities include liabilities for health care benefits to employees of ₹2400 million। 2400 मिलियन की हमने लायबिलिटी लिखी हुई है। टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट अलाउ हेल्थ केयर बेनिफिट्स एज एक्सपेंस वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। टैक्स वाले इसको अलाउ ही नहीं करते। परमानेंट डिफरेंस टैक्स बेस क्या होगी, 2400 पूरी, जहां पे परमानेंट डिफरेंस हम टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर लिख देते हैं। ले जनाब, ठीक हुई बात। पॉइंट 5, परमानेंट टैक्स वाले उस चीज को अलाउ ही नहीं करते, जिस चीज को अलाउ नहीं करते वो परमानेंट डिफरेंस है बस। ठीक है, पूछा है परमानेंट डिफरेंस बता दें, तो टैक्स वाले जो है जिस चीज को अलाउ ही नहीं करते वो परमानेंट डिफरेंस कहलाता है। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है अक्रूड फाइन्स एंड पेनल्टीज विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 6000 रुपया, फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल। टैक्स वाले उनको अलाउ नहीं करते, ये भी परमानेंट डिफरेंस है। परमानेंट डिफरेंस है तो इसकी टैक्स बेस जो है वो 6000 लिख देंगे कैरिंग अमाउंट के बराबर। नहीं जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 आप करके आएंगे, इनको जो है वो आप दोबारा कीजिएगा, देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट जो है ये आपके जहन में पक्के पक्के होने चाहिए कि परमानेंट डिफरेंस, नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस और टेम्परेरी डिफरेंस, इनकी टैक्स बेस कैसे लिखी जाए। परमानेंट डिफरेंस और नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस का तो मसला ही नहीं है, उसकी जो है वो टैक्स बेस तो कैरिंग अमाउंट के बराबर लिखी जाती है। टेम्परेरी डिफरेंस में अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि टैक्स वाले क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कैश बेसिस हो तो नील हो जाती है, उसके अलावा हो तो वो फिर कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो कल हम सवाल करेंगे, फिर इंशाल्लाह देखेंगे।
अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिया मैंने फर्दर करने के लिए कि उसका करंट टैक्स निकाल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।